हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज का जो डिस्कशन है उसको हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो वो जो डिस्कशन हमारा रहेगा वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा? स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि देखो कल जो हमने इसका ओवरव्यू लिखा था वो क्या था? जेंडर लॉस थे। ठीक है, जिसमें हमने इंडिया के जो जेंडर लॉस थे वो भी देखे थे, और उसी के साथ साथ जो हमने देखे थे वो कौन से देखे थे? इंटरनेशनल लॉज भी देखे थे। अब देखो स्टेजेस एंड थ्योरीज पढ़नी है, तो स्टेजेस एंड थ्योरीज में सबसे पहले हम स्टेजेस पढ़ते हैं। स्टेजेस क्या बोलती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो तो बड़ी सारी स्टेजेस से क्रॉस करता है। ठीक है ना, पहले एक बच्चा पैदा होता है, देन उसके बाद वो इन्फेंसी से फिर वो थोड़ा सा क्रॉल करना शुरू करता है, क्रॉल करने के बाद उसकी थोड़ी सा ग्रोथ होती है, ग्रोथ होते होते अडल्टहुड, फिर देन उसके बाद क्या होती है? फाइनली एक ओल्ड एज में आके, ठीक है, ओल्ड एज के बाद क्या होती है? उसकी डेथ होती है। ठीक है, फ्रॉम एक तरह से हम बोल सकते हैं फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, जो एक पूरा साइकिल होता है वही क्या बताता है? ह्यूमन की डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। वही चीज उन्होंने बोली है कि स्टेजेस जो है वो सर्व करती है एज ए फ्रेमवर्क, एक तरह का पूरा स्ट्रक्चर बताती है, जो क्या बताता है कि कॉम्प्लेक्सिटीज होती है हमारी ग्रोथ और मेच्योरेशन को लेके, फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। ठीक है, इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज तक का जो भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है उन सभी को कौन बताता है? हमें ये जो थ्योरीज हैं वही बताती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम बोलते हैं प्री नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल डेवलपमेंट का क्या हो गया? ये स्टेज शुरू कब होती है? कंसेप्शन से, एंड लास्ट रहती है अंटिल बर्थ। मतलब जब कोई लेडी बेबी कंसीव होने से लेकर जो अब तक उसका बर्थ नहीं हो जाता, ठीक है, वही उसके बर्थ होने तक का जो पीरियड होता है, ठीक है, जो 9 मंथ का पीरियड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री नेटल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्री नेटल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें, प्री नेटल डेवलपमेंट के बाद ये जो स्टेज है हमने क्या बोला? बिगन्स एट कंसेप्शन एंड लास्ट टिल्स बर्थ। ठीक है, लास्ट कब तक रहती है? बर्थ तक रहती है। इसके अलावा इसमें क्या होती है? 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं हर एक में क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट माइलस्टोन होते हैं। तो प्री नेटल पीरियड में जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है दोनों जो है वो प्रभाव डालते हैं। ठीक है, फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है फिटनेस की, उसके ऊपर। ठीक है, तो स्टोरी सुनते हो ना कि ये वाली पिक्चर सामने रखो, जैसे मदर जो है वो एक्टिविटीज करेगी वो उसके ऊपर एक बेबी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। तो इट मीन्स कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो उस पर क्या रहते हैं? असर डालते हैं। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स कैसे डालते हैं? अगर आप पॉजिटिव थिंकर्स हो गए, पेरेंट्स खुश रहने वाले होंगे, तो वैसे ही उसकी क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। तो सेकेंड स्टेज है वो कौन सी होती है? इन्फेंसी। इन्फेंसी में क्या होता है? जब बर्थ हो जाता है किसी बच्चे का, उससे लेकर 2 साल तक का जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है? स्टेज ऑफ इन्फेंसी होती है। ठीक है, 2 साल तक का जो पीरियड रहता है वो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इन्फेंसी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? इन्फेंट्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, इसमें जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो क्या होती है? बड़ी ज़्यादा तेजी से होती है, और रैपिड ग्रोथ देखिए डेवलपमेंट भी होती है। तो इसमें क्या होता है? जो मोटर स्किल्स होती है, जैसे लैंग्वेजेस होती है, जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है, बड़ी फास्ट डेवलप करती है। तो यहाँ पे एक थ्योरिस्ट पढ़ेंगे जिनका नाम क्या है? जीन पिगेट। ठीक है, जीन पिगेट थ्योरी जो है, ठीक है, जो किसके साथ डील करती है? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ डील करते हैं। जो लोग को हमने बीएड वगैरह किया होगा, जो जिन्होंने ये सोशियोलॉजी पढ़ी होगी उनको पता होगा। जो जीन पिगेंट्स है, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट है, ये क्या बात करते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर क्या बोला है कि एक जो बच्चा है वो क्या करता है? ग्रोथ करता है, इन्फेंट्स जो है वो प्रोग्रेस करता है सेंसरी मोटर स्टेज से। ठीक है, जहाँ से इनकी क्या होती है? सेंसरी मोटर, मतलब इस स्टेज में जो एक बच्चा है वो क्या करता है? अपने सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करता है हर चीज से। ठीक है, आप देख लो छोटा बच्चा होगा, अगर उसको मदर उठाएगी तो वो मतलब अगर वो रो रहा है तो पूरा घर चाहे उसको चुप करवाने की कोशिश करे, नहीं करे, लेकिन जहाँ पे उसको सेफ फील हो रहा है सेंसेस से, वो जब पहचान लेगा कि उसकी मदर कौन है, उसका फादर कौन है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर जाता है? चुप कर जाता है। तो इस तरह की जो स्टेज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेंसी। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी थी हमारी? प्री नेटल डेवलपमेंट, सेकेंड थी इन्फेंसी। ठीक है, तो ये क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस हम लोग जो है प्रिपेयर करें। देन द थर्ड वन इज अर्ली चाइल्डहुड। उसके बाद कौन सी स्टेज आती है हमारे पास? थर्ड स्टेज आती है अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड में क्या आता है कि जो टाइम पीरियड 2 साल से लेके 6 साल तक की जो एज रहती है उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ली चाइल्डहुड पीरियड बोलते हैं। तो इस पीरियड में क्या होता है? एक्सप्लोरेशन होती है, लर्निंग होती है। देखो 3 साल का बच्चा क्या होता है? चलना शुरू कर देता है, बाहर अंदर जा रहा है, जब उसके बाद वो क्या करता है? थोड़ी थोड़ी जो सोसाइटी उसके जो आगे पीछे के लोग होते हैं वहां से भी चीजें सीखना है। आप उसको बोलते कि ऐसे बोलो, ये बोलो, तो वो सारी चीजें वो करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसमें थीरिस्ट है वो कौन आता है? एरिक एरिक्सन। ठीक है, ई से याद रख लेना। एरिक एरिक्सन जो है
ये क्या बोलते हैं, एरिक एरिक्सन। तो ये बोलते हैं कि ये साइकोलॉजिकल थ्योरी बोलते हैं, ये बोलते हैं चिल्ड्रन, बच्चे जो होते हैं इस स्टेज में, इसमें क्या होते हैं, नेविगेट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इस स्टेज में बच्चों के अंदर ये जो एक कंसेप्ट होता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट, इससे वो बाहर होते हैं कि हमारी बेइज्जती हो रही है, जहाँ पे कोई शक कर इन सारी चीज़ों से वो परे होते हैं। ये डेवलप करते हैं सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। इस टाइम पे ये अपने आप को क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट फील करते हैं। यहाँ तक कि जो बेसिक बेसिक स्किल्स होते हैं ये खुद से सीखते हैं, अपने अगर उनके आसपास के लोगों से भी वो सीख रहे हैं, लेकिन उसको करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये सारा कौन बोलता है, एरिक एरिक्सन ने बोला है। ठीक है, एरिक एरिक्सन ने क्या बोला है कि जो बच्चे हैं इस एज में वो क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ को अपने अकॉर्डिंगली, यानी कि अपने मास्टर बने फिरते हैं। ठीक है, वो किसी की नहीं सुनते। देन उसके बाद होता है मिडिल एज। मिडिल एज में क्या आता है, अर्ली चाइल्डहुड के बाद कौन सी एज आती है, मिडिल चाइल्डहुड आता है। ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड में क्या आता है, अगर 6 साल के पीरियड की हमने बात करी तो 2 से 6 साल के बाद क्या आएगा, 6 से 11, इसमें क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूट मिडिल चाइल्डहुड। इसमें मिडिल चाइल्डहुड आता है, इसमें क्या आएगा, ठीक है, कितने एजेस क्या बोले हमने, 6 से 11। इसमें क्या होता है, जो हमारी कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे से हो जाती है। ठीक है, कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट रिलेशंस हमें अच्छे खासे समझ आ जाते हैं, और चीज़ें भी जो है वो हम समझना जो है वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो कंसेप्ट होते हैं, जैसे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं ना स्टेज में, तो स्कूल में क्या होता है, बड़े सारे कंसेप्ट जो है वो उनको सिखाए जाते हैं। देन द नेक्स्ट इज द पिगेंट्स थ्योरी। ठीक है, तो जीन पिगेंट ने इसने अपनी थ्योरी में क्या डिफाइन किया है इसके रिगार्डिंग, चलिए फटाफट से बोलते हैं। ये जो पीरियड होता है, ठीक है, मिडिल एज का, इसमें क्या करते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड बोलते हैं इसको। ठीक है, बच्चे जो है वो जो कंसेप्ट होते हैं जैसे कंजर्वेशन, जो लॉजिकल रीजनिंग है, वो सारे इसमें सीख जाते हैं। ठीक है, लॉजिक लगाना सीखते हैं। एडिशनली सोशल इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स रहती है, फ्रेंड्स बनते हैं, पीयर ग्रुप्स बनते हैं, दीज ऑल द थिंग्स। अब मिडिल चाइल्डहुड के बाद एक पीरियड आता है, दैट इज नोन एज द एडोलसेंस। ठीक है, जो बच्चे अगर कोई पढ़ाता है, जो किसी ने पढ़ा होगा तो 8th क्लास में ये चीज़ें पढ़ी होती है, एडोलसेंस। एडोलसेंस जो है वो कौन सा पीरियड है, एडोलसेंस का जो पीरियड है वो कहा जाता है जब बच्चे की एज कितनी होती है, एक ह्यूमन बीइंग की एज कितनी है, 14 से 18 तक की, सॉरी 12 से 18 तक की। 12 से 18 साल तक के इंसान को आप क्या बोलोगे कि वो क्या है, एडोलसेंस है। और इसमें क्या होता है, हमारी बहुत तरह की ग्रोथ होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल है, कॉग्निटिव है, या फिर सोशो इमोशनल है। ठीक है, 12 से 18 साल तक का जो पीरियड है इसमें बहुत सारी चेंजेस देखने मिलती हैं, फिजिकल चेंजेस देखने मिलती है, कॉग्निटिव सोचने समझने के तरीके में फर्क आता है, सोशो इमोशनल होते हैं। ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो हमारे इमोशंस है वो भी चलते हैं। जैसे हमने देखा था एरिक्सन ने जो मिडिल एज थी उसको डिस्क्राइब किया था, तो एरिक्सन क्या बोलते हैं कि एडोलसेंट जो है वो ग्रैपल करता है आइडेंटिटी वायरसेस, रोल, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है, इनको अपने आप में शेम फील होना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब इनका एरिक्सन की जो पहली थ्योरी थी उसमें उसके अंदर हमने क्या देखा था, इन्फेंसी, सॉरी इन्फेंसी जो जीन पिगेंट्स थी अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में एरिक्सन ने बोला था कि बच्चों को इसमें शेम जैसे या डाउट जैसे कोई चीज़ नहीं होती, वो अपने आप के खुद के मास्टर होते हैं। लेकिन एडोलसेंस में एरिक्सन बोलते हैं कि लोग बच्चों के अंदर क्या आ जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाती है, वो एक मतलब कि अपने आप को सेंस ऑफ सेल्फ जो है उनके अंदर फील होना शुरू हो जाती है कि हम भी कोई वैल्यू रखते हैं, सारी चीज़ें। देन उसके बाद होता है पिगेंट। पिगेंट्स में क्या होता है कि वो इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेजेस। पिगेंट क्या बोलते हैं कि इसमें क्या हो जाता है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आ जाती है, जहाँ पे एडोलसेंट जो है वो डेवलप करते हैं अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग एबिलिटीज। मतलब कि इसमें क्या आता है, रीजनिंग एबिलिटीज आती है। देन सेकंड वन आता है यंग चाइल्डहुड, अडल्टहुड। ठीक है, अब देखो यंग अडल्टहुड में क्या होता है, देखो 18 साल के बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि आप क्या हो गए हो, अडल्ट हो गए। ठीक है, लेकिन अडल्टहुड कैसी होती है, होता है 18 से 40 साल तक का जो पीरियड होता है उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, यंग अडल्टहुड बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारी एक्सप्लोरेशन होती है, करियर डेवलपमेंट होती है, देन उसके साथ साथ इंटीमेट रिलेशनशिप्स होते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन आती है, इसमें यंग अडल्टहुड होती है। फिर उसमें क्या बोलता है, इमर्जिंग अडल्टहुड में क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है जिसमें क्या बताया जाता है, प्रपोज किया जाता है बाय जेनरी एर्नेट। तो जेनरी एर्नेट जो है एक स्कॉलर है, इन्होंने क्या बोला है, इमर्जिंग अडल्टहुड का इन्होंने क्या दिया, कंसेप्ट दिया है, जिसमें ये क्या बोलती है कि ट्रांजिशन पीरियड जो होता है एडोलसेंट से लेके फुल एडल्टहुड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
यंग, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन एडोलसेंस एंड फुल एडल्टहुड, उसको क्या बोलते हैं हम, यंग अडल्टहुड बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एक्सप्लोरेशन होती है और बहुत सारी इंस्टेबिलिटीज जो है वो यहाँ पे देखी जाती है। नाउ द सेवंथ वन इज द मिडल अडल्टहुड, ठीक है, यंग अडल्टहुड के बाद कौन सी आती है, मिडल अडल्टहुड आता है। मिडल अडल्टहुड में क्या होता है कि रफली अगर हम इसके देखें तो 40 साल के बाद की एज होगी, यानी कि 40 से लेके 65 साल तक की जो एज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें काफी ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, स्टेबिलिटी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल जो है वो फोकस करते हैं करियर एडवांसमेंट को लेके, फैमिली लाइफ को लेके और पर्सनल फुलफिलमेंट में, ठीक है, ये सारी चीजें आती है इसमें। तो इसमें भी जो एरिक्सन है वो क्या बोलते हैं, एरिक्सन की जो थ्योरी है वो क्या बोलती है कि अडल्ट जो होते हैं स्टेज में वो क्या करते हैं, कन्फ्रंट द कन्फ्लिक्ट ऑफ जनरेटिव वायरसेस, जिसमें स्टैग्नेशन की बात की है, इसने ये बोला है कि फ्यूचर जनरेशन को कि कंट्रीब्यूट करने की बात करते हैं, यानी कि जो उनके आगे जो जनरेशन है उसके लिए वो खर्चा वगैरह जो भी उनके हाथ चलता है, ठीक है, उनको सिक्योर करने की उनके बारे में सोचते हैं वो सारी चीज़ों में, ठीक है। अडल्टहुड के बाद अब 65 ईयर्स हो गए तो 65 से जो है नेक्स्ट ईयर चलेगी, दैट इज नोन एज द लेट अडल्टहुड, उसको क्या बोलेंगे, लेट अडल्टहुड बोलेंगे। तो लेट अडल्टहुड में कितनी एज आ जाएगी, अराउंड 65 से अबव या फिर 65, ठीक है, 65 से अबव जितनी भी चलेगी वो कौन से होगी, लेट अडल्टहुड होगी। इसमें क्या बोल रहा है, फिजिकल डिक्लाइन, फिजिकली बंदा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, एक्सपीरियंस के जो रिफ्लेक्शंस हैं वो दिखाई देते हैं कि हमने क्या किया था और क्या पाया, ठीक है। देन उसके बाद एरिक्सन की जो फाइनल स्टेज है ये आपने बोलता है इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। पहले वो हर चीज़ के साथ क्या होते हैं, इंटीग्रेट रहते हैं सोसाइटी में, लेकिन बाद में क्या होता है, अकेलापन उनको देखा जाता है, इस स्टेज में काफ़ी ज़्यादा अकेलापन देखा जाता है। देन उसके बाद जो एग्जिस्टेंशियल जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस होती हैं जो एक उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, सेंस ऑफ तो कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है वो भी इनकी कमजोर रहती है, ठीक है, विजडम जो है वो भी कम हो जाती है, इमोशनल जो है इमोशंस जो है वो इस स्टेज में क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं। देन बोलते हैं थ्रू आउट दीज स्टेजेस ह्यूमन डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ मैरिड ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं इन स्टेजेस के अलावा वो भी उन पे असर डालते हैं, जैसे जेनेटिक हो गए, इन्वायरमेंट हो गए, कल्चरल हो गए, इंडिविजुअल हो गए, एक्सपीरियंस हो गए। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं, कितनी स्टेजेस पढ़ी हमने, 8 स्टेजेस पढ़ी। सबसे पहले प्रीनेटल पढ़ी, जीरो प्रीनेटल मतलब फिटनेस से टिल बर्थ तक, ठीक है। तो इन्फेंसी पढ़ी 0 to 2 ईयर्स, और 2 ईयर्स के बाद कौन सी पढ़ी हमने, इन्फेंसी के बाद हमने जो स्टेज देखी वो कौन सी थी, दिस वाज द अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में कौन सा तक पीरियड था, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 था। फिर दैन मिडल चाइल्डहुड आया 6 से लेके 12 ईयर्स, 11 ईयर्स का, 11 ईयर्स का। और फिर 11 ईयर्स के बाद यानी कि 12 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक का जो पीरियड था दैट इज नोन एज एडोलसेंस। एडोलसेंस के बाद आया हमारे पास यंग अडल्टहुड आया 18 से 40 तक, और 18 से 40 से 65 के बीच में मिडल अडल्टहुड, और 65 से अबव जो था वो कौन सा आ गया हमारा, लेट अडल्टहुड आ गया, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं थीरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बोलती है, सबसे पहले देखते हैं हमने कौन सी पढ़ी थी, फ्रूड की पढ़ी थी, ठीक है। तो फ्रूड का जो पूरा नाम है वो क्या है, सिगमंड फ्रूड है, ठीक है। फ्रूड का पूरा नाम क्या है, सिगमंड फ्रूड, ठीक है। अब देखते हैं इसने थ्योरी कौन सी दी थी, इसने थ्योरी दी थी साइको एनालिटिक थ्योरी। कौन सी एनालिटिक थ्योरी दी थी इसने, साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी, ठीक है। साइको एनालिटिक थ्योरी। अब देखो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरीज है ना, ये क्या बताती है हमें, ग्रोथ चेंज मैच्योरेशन जो होती है अक्रॉस द लाइफ स्पैन, उसके बारे में। इसमें फ्रूड क्या बोलते हैं, फ्रूड सबसे पहले बोलता है, ठीक है, ठीक है। अब बोलता है, फ्रूड बोलते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है अक्रॉस इन स्टेजेस ड्राइवन बाय अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड कंफ्लिक्ट्स, कि जो भी डेवलपमेंट होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस में देखी जाती है उसमें बहुत सारी अनकॉन्शियसनेस रहती है, मतलब कि कई बार बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जिनको बारे में ज़्यादा हम जागरूकता नहीं रखते, बल्कि खुद ब खुद वो सारी चीज़ें होती थी, हाँ, ठीक है। देन बोलते हैं इसकी जो थ्योरी है उसमें क्या आता है, ओरल, एनल, फैलिक,
लेटेंसी और जेनिटल स्टेजेस की बात करता है। ठीक है, कितने स्टेजेस की बात करता है? 4-5 स्टेजेस की बात करता है। दैट वन इज द ओरल। ठीक है, किस किस की बात करता है? ओरल, जेनेटिक, फैलिक, एंड दिस वन। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप देखो ये क्या बोलता है, ईच मार्क्ड बाय स्पेसिफिक साइकोसेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट। हर एक में क्या होता है? साइकोसेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, देन बोलता है फ्रूट जो है वो स्ट्रेस डालता है इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। फ्रूट किसके ऊपर असर डालते हैं? अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के ऊपर बोलते हैं कि जो अर्ली बचपन में जो हम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं उनकी वजह से हमारी क्या बनती है? पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है, फ्रूट के अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें हमने बचपन में देखी होती हैं, ठीक है, वही हमारे क्या करती है? हमारे पर्सनैलिटी और बिहेवियर पे असर डालती है। मान लो बचपन में किसी ने 24 घंटे अपने घर में झगड़ा होता हुआ देखा हो, ठीक है, जहाँ पे ये देखा हो कि किसी के जो फादर है वो डोमिनेंस शो करते हैं उनकी मदर के ऊपर, ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे? कल को जब बड़े होंगे तो उनको भी यही लगेगा कि जो फीमेल है उसके ऊपर हमारा क्या है? वैसा ही हक है, वो भी वैसे ही हरकतें करना शुरू कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है। ठीक है, मोस्ट के मैक्सिमम में ऐसे होता है। ठीक है, देन उसी क्या बोलते हैं, ये थ्योरी किसकी बोलती है? फ्रूट की। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने फ्रूट की याद रखनी है, सबसे पहले ये बोलता है, एक तो ये बात करता है अनकॉन्शियस मोटिव्स और कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, दूसरा बोलता है जो साइकोसेक्सुअल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें अराउंड करती है। ठीक है, ओरल हो गया, एनल हो गया, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनेटिक स्टेजेस। ठीक है, 5 स्टेजेस की बात करता है। कौन सी? ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनेटिक। दूसरा तीसरा ये बात बोलता है इम्पोर्टेंस जो होती है अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की, वो हमारे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है जो हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर पे शेप करती है। देन द नेक्स्ट वन इज द, अगर हम नेक्स्ट थ्योरी देखें तो दैट इज द साइको सोशल थ्योरी। साइको सोशल थ्योरी जो किसने दी है? ये दी है एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, अब एरिक्सन क्या बोलते हैं, एक्सपैंड करते हैं फ्रूड की थ्योरी को, जिसमें ये क्या करते हैं? सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस को ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जो उसने दी थी, फ्रूड ने दी थी, तो फ्रूड की कौन सी थी? साइको एनालिटिक थी ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दी, ये कौन सी दी? इन्होंने साइको सोशल दी। अब ये साइको सोशल थ्योरी में क्या बोलते हैं कि सोशल और जो सोसाइटी है और जो कल्चर है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं एक पर्सन की पर्सनैलिटी। इसमें इसके अंदर जैसे उसने क्या की थी? 5 स्टेजेस दी थी, इसने कितनी दी? 8 स्टेजेस बोली। ठीक है, जिसमें ये बोला कि हर एक का क्या है? एक यूनिक कन्फ्लिक्ट और क्राइसिस है जिसको रिजॉल्व किया जाता है एक हेल्दी डेवलपमेंट से। तो इसी के साथ साथ इसने क्या किया था? इम्पोर्टेंस स्ट्रेस डाला था इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप थ्रू द लाइफ स्पैन। इनका कहने का मतलब क्या था कि पूरी जिंदगी जो इंसान चीजें फेस करता है उसी के थ्रू उसकी क्या बनते रहते हैं, वही उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर असर डालती जाती है। देन थर्ड होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, दो थ्योरी आई होप आपको अच्छे से समझ आएगी। थर्ड कौन सी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो किसने दी है? जीन पिगेट ने दी है। हालांकि आपकी बुक में जो थी वो 2 ही शो की थी, दैट इज द जीन पिगेट। जीन पिगेट पिगेट क्या बोलते हैं? पिगेट बोलते हैं कॉग्निटिव प्रोग्रेसेस की। ठीक है, तो कॉग्निटिव का जहाँ पे नाम आएगा ना, आंखें बंद करके चुपचाप जीन पिगेट लगा देना। ठीक है, देन बोलता है इसके अंदर कितनी स्टेजेस शो की है इसने? 4 स्टेजेस। कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस के बारे में बोला है। किसकी? 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए क्या है? 4 स्टेजेस कौन सी होती है? सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल। ठीक है, प्री ऑपरेशनल होती हैं। देन उसके बाद कौन सी होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन जो है ये कौन सी है? सेंसरी, मोटर। ये सारे कितने हैं? 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। पिगेट जो है वो स्ट्रेस डालते हैं स्कीमास, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम, जो क्या करती है? पूरी की पूरी नॉलेज हमारे बिहेवियर में देती है। देन उसके बाद आती है एक नेक्स्ट थ्योरी आएगी, दैट इज द बिहेवियर थ्योरी, जो किसने दी है? बी.एफ. स्किनर एंड जॉन बी. वाटसन ने दी है। ठीक है, तो बिहेवियर थ्योरी क्या बोलती है? बिहेवियर थ्योरी बोलती है, ठीक है, बिहेवियर थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी बोलती है कि जो रोल होता है लर्निंग और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस का करता है हमारे बिहेवियर को बनाएगा। ठीक है,
जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं, जिस माहौल में सीख रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर पे असर डालता है। स्किनर ने ये इंट्रोड्यूस किया था ये कंसेप्ट। स्किनर ने कौन सा कंसेप्ट दिया था? अगर बी एफ स्किनर की बात करें, स्किनर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग की ये बात करता है, बोलते हैं यहाँ पे बिहेवियर को क्या कहता है, रीइंफोर्स किया जा सकता है, जहाँ पे पनिश किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो कोई भी कंडीशन हो सकती है, बोलते किसी का बिहेवियर को अगर हम क्या करें, पनिश कर रहे हैं, जब उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो वो कौन बोल रहा है? स्किनर बोल रहे हैं, ठीक है। देन दूसरे आते हैं कौन? वाटसन। वाटसन जो है, जॉन वी वाटसन, ये बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स के ऊपर असर डालते हैं, और ये क्या करते हैं, जो इंटरनल मेंटल प्रोसेस है उसके रोल को क्या करते हैं? डिसमिस करते हैं। ये कहते हैं कि जो हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, उसकी वजह से हमारा बिहेवियर क्या होता है? डेवलप होता है, हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। अदरवाइज जो हमारी इंटरनल मेंटल प्रोसेस है, वो हम पे इतना ज़्यादा असर नहीं डालती। देन द नेक्स्ट थ्योरी इज अबाउट द अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। वैसे ये इतनी आई थिंक आएगी तो नहीं, बट फिर भी देख लो। तो ये कौन सी थ्योरी है? सोशल लर्निंग थ्योरी है, ठीक है। कौन सी थ्योरी है? सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा क्या बोलते हैं कि जो भी लर्निंग होती है, वो किससे आती है? ऑब्जर्वेशन से आती है, इमिटेशन से आती है, और मॉडलिंग से आती है। यहाँ पे जो कंसेप्ट है रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म का कंसेप्ट किसने दिया है? सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म का कंसेप्ट दिया है बार्टरू ने, ठीक है। और कॉग्निटिव प्रोग्रेस का प्रोसेसेस जैसे अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये कौन बोलता है? बंडूरा थ्योरी बोलती है, ठीक है। जो बिगिन की है ना, तो वो सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो भी 4 स्फीयर्स में, ठीक है। यहाँ पे ये किसकी बात करता है? अटेंशन, रिटेंशन, जैसे किसको कितनी रिटेंशन मिली है, रिटेंशन कैसी है, ठीक है। मोटिवेशन कैसे, ऑब्जर्वेबल लर्निंग, जो सारी चीजें कहते हैं, ठीक है। देन उसका होता है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जो किसने दी है? यूरी ब्रॉड ने। देखो सीधी सी बात है, थ्योरीज तो ऐसे पढ़ने लगे तो बहुत सारी थ्योरीज निकल आएंगी, लेकिन जो हमारे सिलेबस में थ्योरीज हैं, वो कौन सी हैं? 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जस्ट मिनट, ठीक है। वो कौन सी है? फ्रूड और एरिक्सन की, और वो दोनों हम जो हैं वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। थ्योरीज ऑफ, मैंने मोस्टली फोकस किस पे करना है? फ्रूड एंड एरिक्सन पे। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा, वो फ्रूड एंड एरिक्सन से ही बनेगा, बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने किसको देख लेना है? पिगेट की जो थ्योरी है उसको देख लेना है। आई डोंट थिंक कि इससे बाहर जो है वो जाके क्वेश्चन आएगा, बट बाकी लकली डिपेंडेंसी है कि पेपर सेट करने वाला कहीं कहीं से डाल दे, तो वो बात चीज़ अलग रही, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, और चलो ठीक है। फ्रूड की थी साइको एनालिटिक थी, ये मैच करने के लिए आ सकता है। साइको एनालिटिक किसने दी थी? सिगमंड फ्रूड ने दी थी। देन उसके बाद हमारी जो सेकंड थ्योरी थी साइको सोशल, ये एरिक्सन ने दी थी, ठीक है। देन उसका जीन पिकिंग की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, बाकी इनमें से मुझे नहीं लगता कोई पूछी जाएगी, ठीक है। देन उसका होता है सोशलाइजेशन एंड इट्स थ्योरीज। तो सोशलाइजेशन होती क्या है? होता है सोशलाइजेशन है क्या? तो सबसे पहले हमने ये देखेंगे सोशलाइजेशन क्या है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। हमने कल भी पढ़ा था सोशलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। जिसमें लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो है वो लर्न करते हैं, इंटरलाइज करते हैं, समझते हैं उनको, नॉर्म्स को, वैल्यूज को, बिलीव्स को, और बिहेवियर कर बनाते हैं ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। थ्रू विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड इंटरलाइज द नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी। इट बिगन्स फ्रॉम, ये कब शुरू होती है? सोशलाइजेशन शुरू होती है इन्फेंसी से ही, ठीक है। जो 0 से 2 ईयर्स की एज है वहीं से शुरू होती है, और जो हमारा पूरा का पूरा लाइफ स्पैन है वहाँ तक रहती है। और ये क्या करती है? इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी होती है उसको बनाती है, आइडेंटिटीज को बनाती है, रोल्स और इंटरेक्शन होते हैं सोसाइटी के अंदर उनको बनाती है। बहुत सारे डेफिनेशन और थ्योरी जो है उन्होंने कोशिश की है फिनोमेना सोशलाइजेशन को डिफाइन करने की। तो फटाफट से इसकी कुछ डेफिनेशन हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है हमने? डेफिनेशन ऑफ सोशल,
पहले देखते हैं फर्स्ट कौन सी है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोलते हैं, सोसाइटल इंटीग्रेशन। सोसाइटल इंटीग्रेशन क्या है, बोलते हैं सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो इंटीग्रेट रहते हैं सोसाइटी में। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें जो लोग हैं इंडिविजुअल जो है वो आपस में एक साथ रहते हैं और नेसेसरी स्किल्स के साथ एक्वायरिंग नेसेसरी स्किल्स नॉलेज एंड बिहेवियर्स टू फंक्शन इफेक्टिवली विद इन अ पर्टिकुलर सोशल कम्युनिटी और ग्रुप। सेकेंड बोलता है लर्निंग एंड अडेप्टेशन। ठीक है, सोशलाइजेशन में दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनेगी ना इसकी। सोशल इंटीग्रेशन होती है सोशलाइजेशन में, लर्निंग और अडेप्टेशन होती है। ऑब्वियसली जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उसको हम ग्रैस्प करते हैं, उसी के साथ अकॉर्डिंगली हम रहते हैं। ठीक है, लर्निंग एंड अडेप्टेशन। थर्ड आता है कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन में क्या होता है, सोशलाइजेशन जो है वो फैसिलिटेट करती है ट्रांसमिशन जो होती है कल्चर की, नॉलेज की और प्रैक्टिस करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जिसमें ये देखा जाता है कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी जो होती है सोसाइटीज की ओवर टाइम बना रहे। ठीक है, तो कल्चर हम लोग सारे ट्रांसफॉर्मेशन करते करते, आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल होती है। नाउ द डेफिनेशन इज गिवन बाय A.W. ग्रीन पाइन्स। ठीक है, A.W. ग्रीन पाइन्स जो है इन्होंने क्या बोला है, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक बच्चा जो है वो सारे कल्चर कंटेंट लेता है और कल्चर कंटेंट के साथ साथ सेल्फहुड और पर्सनैलिटी भी उसके अंदर क्या होती है, डेवलप होती है। सेकेंड है हॉटन एंड हंट। हॉटन एंड हंट क्या बोलते हैं, एच क्या बोलते हैं, इट इज द प्रोसेस बाय विच इंटरनलाइजेस द नॉर्म्स ऑफ हिज ग्रुप। जिसमें वो क्या करता है, जो नॉर्म्स होते हैं उसके ग्रुप के उनको वो सीखता है और उनसे वो क्या करता है, सो दैट इन डिस्टिंक्ट सेल्फ इमर्जेस, और वो अपने आप को उनसे थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करता है, यूनिक टू दिस इंडिविजुअल। अब देखो थ्योरीज की अगर हम बात करें तो थ्योरीज में सबसे पहले क्या आएगी, सिम्बॉलिक इंटरएक्शनिज्म। ठीक है, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन में क्या चीज इंक्लूड होगी, सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म। देन देखो सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म में क्या बोलता जाता है, दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज हर्बर्ट मेड। जॉर्ज हर्बर्ट मेड ने क्या बोला था कि ये जो थ्योरी है, जो सिंबल्स और इंटरेक्शंस जो होती है सोशलाइजेशन प्रोसेस में, वही क्या बनाती हैं, सोशल रिलेशंस बनाती है। ठीक है, तो यहाँ से इसका सिंबॉलिक इंटरेक्शन वही बनाती है। देन बोलते हैं सिंबॉलिक है प्लस इंटरेक्शन दोनों बनेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल्स लर्न द मीनिंग्स ऑफ सिंबल्स। बोलते हैं इंडिविजुअल जो है वो सिंबल्स कहाँ से सीखते हैं, जैसे लैंग्वेजेस हो गई, इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे जेस्चर शेयर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल इंटरेक्शन है। तो इसको क्या होता है, लुकिंग ग्लास सेल्फ कंसेप्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के मोस्ट ऑफ द चांसेस जो है वो कहाँ से होंगे, यहाँ से होंगे। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा भाई, लुकिंग ग्लास सेल्फ जो कंसेप्ट है ये सुजेस्ट करता है, क्या बताता है, ये बताता है लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं अपने सेल्फ कंसेप्ट पे। ठीक है, जिस पे वो बिलीव करते हैं उसी पे। तो ये जो लुकिंग सेल्फ कंसेप्ट है ये किसने दिया था, ये दिया था जॉर्ज हर्बर्ट मियार्ड ने। किसने दिया था, G.H. मियार्ड ने दिया था। ठीक है, और कौन सी थ्योरी थी ये, G.M. मेयार्ड जो है वो किस थ्योरी के साथ रिलेट करते हैं, ही वाज रिलेटेड विद द सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। ठीक है, ही वाज सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ठीक है, सो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के साथ ये कम करते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ का मतलब क्या है, अपने आप को सेल्फ कंसेप्ट जो है वो डेवलप करना, लोग अपने अंदर सेल्फ कंसेप्ट जो है वो डेवलप करते हैं। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन के अंदर ये कंसेप्ट है, दैट इज अ लुकिंग ग्लास है। तो इसको आप मार्क कर लिए, स्टार लगा लीजिए। देन सेकंड वन हमारे पास क्या आता है, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो किसने दी थी, अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, रोल जो होता है ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और इन्फोर्समेंट जो है सोशलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडिविजुअल्स जो है वो सीखते हैं दूसरों को ऑब्जर्व कर करके, जैसे हम होता है रोल मॉडल कौन आपका, तो आप दूसरों को देख देख के सीखते हो। हर चीज़ हम अपने अंदर तो नहीं आती, जब हम कई बुक से तो नहीं पढ़ते, कई बार हम दूसरों को देख देख के क्या करते हैं, चीज़ें सीख जाते हैं। इमिटेटिंग देयर एक्शन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो एनकरेज करता है रेपिटेशन ऑफ डिजायरेबल वैल्यू। अगर आपको किसी के बिहेवियर के उसको क्या मिल रहे हैं, पॉजिटिव रिमार्क्स मिल रहे हैं, तो उसको क्या करेगा, उस चीज़ को बार बार रेपीट करेगा। लेकिन जब पनिशमेंट मिलती है तो पनिशमेंट क्या करती है, डिस्करेज करती है अनडिजायरेबल वंस को। ठीक है, देन इसी तरह से हम बोलते हैं नेक्स्ट। थर्ड आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म।
स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में क्या आएगा, ये दिया था इमाइल डर्कहाइम ने, ठीक है, इमाइल डर्कहाइम ने, और दूसरा इसके साथ कौन थे, टैलकॉट पर्सन्स थे, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो थ्योरी है ये क्या बोलती है, सोशलाइजेशन जो एक प्रोसेस है जो कंट्रीब्यूट करती है मेंटेन करने के लिए सोशल ऑर्डर को और स्टेबिलिटी को। मतलब सीधी सी बात है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर बन रहा है तो जो भी सोशल ऑर्डर बन रहा होगा जब उसका स्टेबिलिटी होगी उसके साथ कौन डील करेगा, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी डील करेगी, जो दी थी ड्रकहाइम ने और टैलकॉट पर्सन ने, ठीक है। पार्सन सोशलाइजेशन इंस्टिल्स इंडिविजुअल वाला वैल्यूज, ये कब तक रहती है, जब तक वैल्यूज नॉर्म्स और रोल्स जो है वो जरूरी होते हैं फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी में। देन उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, बहस, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है ये किसने दी थी, ये दी थी कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स इज द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी, तो ये आपको याद रखनी ही रखनी है, तो दैट इज द कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वन कौन सी पढ़ी थी हमने, बांट्रू की पढ़ी थी ना, जिसने क्या दिया था, ग्लास लो, जिसको हमने क्या बोला, सिंबॉलिक इंट्रैक्शन, ठीक है। देन उसके बाद बोलते हैं कार्ल मार्क्स ने कौन सी दी है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी है। इन्होंने क्या बोला है कि ये हाईलाइट करती है रोल ऑफ पावर डायनामिज्म एंड सोशल इनक्वालिटी इन सोशलाइजेशन। इसमें क्या बताया जाता है कि जो डायनामिक्स जो है उसमें जो पावर्स है सोसाइटी के अंदर अलग अलग जो इनइक्वालिटीज काज हो रही है उनकी वजह से क्या बढ़ता है, असर बढ़ता है। तो सोशलाइजेशन क्या है, परपिटेट्स एज वेल एज रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर, जो क्या करता है, डोमिनेट करता है ग्रुप इम्पोजिंग देयर वैल्यूज एंड इंटरेस्ट ऑन सबऑर्डिनेट ग्रुप। मतलब ये क्या बोलता है, ये जो प्रोसेस है मेंटेन करती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को, ठीक है। कार्ल मार्क्स का कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के क्या है कि बेशक का कॉन्फ्लिक्ट हो लेकिन ये जो इनइक्वालिटी इन्हीं की वजह से सोसाइटी जो है वो बैलेंस है, ठीक है, और सब करती है इंटरेस्ट जो होते हैं रूलिंग क्लास में। फिर उसके बाद है फेमिनिस्ट थ्योरी, ठीक है, फेमिनिस्ट थ्योरी, ठीक है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो होता है सोशलाइजेशन के, वो एम्फेसाइज करता है जेंडर नेचर ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। ये क्या कहते हैं, क्रिटिक होते हैं ट्रेडिशनल सोशलाइजेशन का प्रैक्टिस करते हैं, रीइंफोर्सिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। फेमिनिस्ट क्या होते हैं, जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स और इनइक्वालिटीज हैं इन सभी चीजों के बारे में फेमिनिस्ट थ्योरी जो है वो बात करती है। देन इसके आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मैंने पहले ही बोला कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की जब भी बात होगी किसी भी फॉर्म में, सीधे सीधे नाम किसका आ जाएगा, जीन पिकेट का आ जाएगा, ठीक है। इवन के जो बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं ना उनके लिए भी ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन पिकेट, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये क्या बोलता है, इंडिविजुअल्स के कॉग्निटिव एबिलिटीज जो और जो थॉट प्रोसेस होती है वो क्या करती है, जो और उस वजह से जो जो सोशल इंटरेक्शंस बनाते हैं वही क्या बनाती है, सोशलाइजेशन को पर असर डालती है, ठीक है। इसने क्या किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अलग अलग चीजें दी थी, जैसे सेंसरी मोटर की बात की थी, प्री ऑपरेशनल थे, प्री कंक्रीट ऑपरेशनल थे, फॉर्मल थे, ठीक है। सेंसरी मोटर, प्री कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन की बात की। ये बोलते हैं सोशल एक्सपीरियंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग जो होती है वर्ल्ड को रिलेटेड उसका। देन उसके बाद है अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट क्या होता है, लगाव, जुड़ाव किसी के साथ, ठीक है, थोड़ा बहुत भी होगा तो वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा सोशल। ये दी थी जॉन बॉल्बली ने और मैरी एन्सवर्थ ने, ठीक है, जॉन बॉल्बली एंड मैरी एन्सवर्थ। देखो दोनों मेल और फीमेल, तो जो भी आप इसको नाम से देखो, मैरी मोस्टली लड़कियों के नाम होते, ठीक है। जॉन बॉल्बली एंड मैरी एन्सवर्थ ने ये दी थी। तो इन्होंने क्या बोला था, ये जो थ्योरी है अटैचमेंट थ्योरी, ये क्या बोलती है, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली केयर गिवर चाइल्ड रिलेशनशिप इन सोसाइटी। ये स्ट्रेस डालती है जो बच्चे को अर्ली स्टेजेस में जो उसकी केयर की जाती है और उसकी वजह से जो उसका रिलेशनशिप बनता है वही क्या है, सोशलाइजेशन। यहाँ तक ये बोलता है अटैचमेंट्स सिक्योर अटैचमेंट्स के अटैचमेंट्स बचाए रखनी चाहिए जो किस टाइम पे बनाई जाती है, इन्फेंसी के पीरियड में, यानी 0 से 2 ईयर्स के दौरान जो एक अटैचमेंट बिल्ड होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एक हेल्थी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट करवाती है, ठीक है। और बाद में चल के उसी इंडिविजुअल के जो रिलेशनशिप्स और इंटरेक्शंस होते हैं उन पे वो क्या करती है, असर डालती है। देन बोलता है नेक्स्ट है हमारी लाइफ कोर्स पर्सपेक्टिव। कौन सा है, लाइफ कोर्स पर्सपेक्टिव है। ये थ्योरी बोलती है कि किस तरीके से सोशलाइजेशन प्रोसेसेस जो है वो अनफोल्ड करते हैं ओवर द कोर्स ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ, जिसमें ये क्या देखते हैं, इम्पैक्ट जो होता है बहुत सारे लाइफ इवेंट्स का, ट्रांजिशन का और ट्राजेक्टरीज का। इसमें ये स्ट्रेस डालता है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इंडिविजुअल्स बायोग्राफीज विद हिस्टोरिकल
सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट हाईलाइट करता है हाउ सोशलाइजेशन एक्सपीरियंसेस वेरी अक्रॉस डिफरेंट लाइफ स्टेजेस एंड कोहॉर्ट्स। देन उसके बाद है इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी क्या बोलती है, ये दी थी पूरी बोरॉन फैन बर्नर ने, ठीक है। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट है वो भी इम्पैक्ट डालता है। मल्टीपल इन्वायरमेंट सिस्टम्स देखने को मिलते हैं हमें, जिसमें क्या होता है माइक्रो सिस्टम्स होते हैं जिसमें इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है, देन मीजो सिस्टम्स होते हैं जिसमें माइक्रो सिस्टम्स का हमारी इंटरेक्शन होती है, देन एक्सो सिस्टम्स यानी कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस, और मैक्रो सिस्टम आ गया बॉर्डर कल्चर कॉन्टेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी के अंदर जो एक हमारे छोटे मोटे घर के जो इमीडिएट जो कुछ हमारे अंदर ही जो सारी चीजें चल रही है, इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास का वो भी असर डाल रहा है जो, और दूसरा क्या है जब हम उस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं वो डालता है। देन उसके बाद जब हम उसी सोसाइटी में थोड़ा बाहर निकलते हैं तो वो भी चीजें हम पे क्या करती है, असर डालती है। और जब हम किसी आउट ऑफ द कल्चर बात करते हैं तो उसकी बात उसको भी हम पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल हम घर पे बैठे हैं तो घर में क्या है, हमारा एक तरह का माइक्रो सिस्टम है, ठीक है, वही लोग वही सारी बातें। देन उसी सिस्टम को जब हम थोड़ा सा और अपने रिलेटिव्स की फैमिलीज में जाते हैं तो वो क्या बना देता है, मीजो सिस्टम बना देता है, ठीक है। देन उसी तरह से अगर हम अपनी फैमिली अपने रिलेटिव से बाहर निकल के किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं या किसी दूसरे लोगों के साथ सोसाइटी में हमारा बैठना उठना है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक्सो सिस्टम बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम कम्युनिटी वाइज जो है वो सेपरेटली एक इधर उधर चले जाते हैं तो उसका बनेगा हमारा मैक्रो सिस्टम बन जाएगा। तो सोशलाइजेशन जो है उसको देखा जाता है एज ऑफरिंग विद complex ecological environment. Then the last 10th theory is the role theory. Next theory कौन सी हमारी रोल थ्योरी। तो रोल थ्योरी क्या बोलती है कि किस तरीके से इंडिविजुअल जो है वो सोशल रोल्स जो है वो प्ले करता है, आइडेंटिटीज जो होती है वो शेप की जाती है थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस। देन ये बोलता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर जो बिहेवियर जो हमारे जुड़े होते हैं सोशल रोल्स के साथ, जैसे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्कर है, तो ये किस तरह के इंटरनलाइज करेंगे और अनेक्ट करेंगे इन सारे रोल्स को, ठीक है। तो देखो ग्लास लुकिंग सेल्फ थ्योरी की बात की थी, तो यहाँ पे किसका नाम आया है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी जो है वो चार्ल्स कॉटन कूले का नाम आया, ठीक है, कूले का। होता लुकिंग ग्लास सेल्फ जो है एक सोशल साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो किसने दिए है, कूले ने दिया है 1902 में, ठीक है। ये क्या बोलता है, एक पर्सन सेल्फ ग्रोथ, एक पर्सन जो है उसकी खुद ग्रोथ कब होती है, आउट ऑफ सोसाइटीज इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के जब वो अपने बारे में इस बारे में सोचते हैं तो उसको हम लोग क्या होता है, पर्सन खुद की ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे टर्म जो है वो रेफर की जाती है, लोग जो शेप करते हैं अपनी आइडेंटिटी वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, परसेप्शन ऑफ अदर, दूसरों के परसेप्शन के ऊपर, जो दूसरे सोचते हैं उसके ऊपर बेस करती है, which leads the people to reinforce other perspective on themselves। इसकी वजह से क्या होता है, लोग मजबूर हो जाते हैं कि जैसा लोग उनको देखना चाहते हैं वो वैसा ही बन जाए, तो लोग जो है अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। वो ये चीज बोलते हैं। इसके मेन 3 कंपोनेंट है, 3 मेन कंपोनेंट है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के, ठीक है। फर्स्ट क्या है, हम इमेजिन करते हैं हाउ मस्ट वी अपेयर टू अदर्स, कि किस तरीके से हम दूसरों के सामने जाएं। सेकंड बोलता है कि जो हम वी इमेजिन द जजमेंट ऑफ दैट अपेयरेंस, फिर हम क्या करते हैं उस बिहेवियर को लेके जो जो हमारी जजमेंट आएगी दूसरों की तरफ से हमारे लिए वो कैसी होगी। फाइनली हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को वैसे ही डेवलप करते हैं थ्रू द जजमेंट ऑफ अदर्स। तो हाइपोथेसिस के जो फ्रेमवर्क है लुकिंग ग्लास सेल्फ, फुले ने क्या कहा था, माइंड इज मेंटली सॉरी माइंड द माइंड इज मेंटल, माइंड क्या है, मेंटल है, बिकॉज द ह्यूमन माइंड इज सोशल, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन इन्होंने दी है हिपोथेसिस मतलब कि इन्होंने एक इमेजिनेशन के तौर पे दी हुई है, फुले ने क्या कहा है, तो ये स्टेटमेंट आ सकती है द माइंड इज मेंटल, who said the mind is mental because the human mind is social। तो या सिंपली यहाँ से पूछते द माइंड इज मेंटल किसने कहा है, तो ये किसने कहा, कुलेज ने कहा, ठीक है। तो देखो यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट क्या कहता है लुकिंग ग्लास थ्योरी का, ठीक है। लुकिंग ग्लास थ्योरी, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो लुकिंग ग्लास थ्योरी हमने कहाँ पे पढ़ी थी, ऊपर एक जगह पढ़ी थी, बिहेवियर,
यहाँ पे पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ का जो कंसेप्ट की बात आएगी ना, कंसेप्ट किसका आएगा, जॉर्ज हर्बर्ट मियार्ड का आएगा। यहाँ से याद रखना कि कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था, जॉर्ज हर्बर्ट मियार्ड ने दिया था। लेकिन थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, कूले ने दी थी, सीएच कूले ने दी थी, ठीक है। तो ये क्या बोलती है, जैसे पीपल डेवलप देयर सेल्फ कांसेप्ट बेस्ड ऑन हाउ दे बिलीव अदर परसीव देम, तो ये सेम चीज है, ठीक है। तो ये किसके अंडर में हमने देखी थी, जॉर्ज हर्बर्ट मियार्ड ने इसका कांसेप्ट दिया था अंडर द जो हमारी सोसाइटल थ्योरी थी उसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थ्योरी जो है वो कौन सी है, हमने इसके देख लिया कि 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं, कि हम दूसरों के सामने कैसे जाएं, दूसरे हमें जज किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से वो हम जो है अपने आप को उनकी जजमेंट के अकॉर्डिंगली कैसे ढालते हैं, ठीक है। तो माइंड इज मेंटल, ये लिखा था इसने। तो देखो यहाँ पे भी इन्होंने दिया है कि जॉर्ज हर्बर्ट मियार्ड क्या बोलते हैं, सेल्फ क्या है, टेकिंग द रोल ऑफ द अदर, ठीक है। उसी तरह से ये चलेगा, ठीक है। देन उसका आता है फ्रूड थ्योरी। फ्रूड थ्योरी जो है ऑफ आईटी ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। मतलब फ्रूड जो है वो जो क्या था, एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट था, इन्होंने क्या बताया था, साइको एनालिसिस की बात करी थी। तो इंटरेस्टेड इन फिलोसफी एज अ स्टूडेंट, फ्रूड ने बाद में ये डिसाइड किया था वो क्या बनेगा, न्यूरोलॉजिकल रिसर्चर बनेगा। इसके जो एक भी चीज बोलूँ ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप करेंगे यहाँ से। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो कौन सा आएगा, एंजाइटी वाला। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा हमारा, एंजाइटी का रहेगा। इस टॉपिक को कवर करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो होप आज का लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग द चैनल, डू लाइक शेयर एंड